क्या इस देश में दिग्विजय सिंह ने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी नहीं कहा था क्या? 2024 का जो माहौल था, अगर वो लोकसभा ना होके विधानसभा होता तो अखिलेश सीएम होते आज। अतीक अहमद का जो कद है यूपी में, उससे वो बड़ा खूंखार अपराधी है जिसका कनेक्शन सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम के लेवल के लोगों से है। फूलन देवी जिसने लाइन में खड़ा करके लोगों को गोली मार दी थी, उसको संसद तक लाया गया। यूजीसी का बवाल तो पिछड़ों को शामिल करने से हुआ, और इसके बाद भाजपा के मैनिफेस्टो, भाजपा की मीटिंग, भाजपा के एजेंडे में जो कभी था ही नहीं, वो जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी ने कराने का फैसला। क्या बीजेपी भटक गई है? मायावती बी टीम है? 100% बी टीम है, और इस चुनाव में वोट काटने वाली सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी होगी। ओवैसी को 2 बार के चुनाव में कुछ नहीं होगा, 0 सीट आएगी ओवैसी की। ये पॉडकास्ट याद रखिएगा, आज बता रहा हूँ। ओवैसी उत्तर प्रदेश आएंगे, 0 सीट आएगी। इस बार हुआ कि बीते कुछ महीनों में क्या ब्राह्मणों की नाराजगी बहुत खुलकर सामने, डांट कर बैठाल दिए गए। हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, डांट कर बैठाल दिए गए और ग्रांटेड है। कहाँ जाओगे? क्या दिग्विजय सिंह ने बयान देकर ये नहीं कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के विजुअल देख के सोनिया गांधी रोई नहीं थी? एक हमजा जो जसकीरत सिंह रंगी है, वो वहां जाएगा और रहमान डकैत से लेके एसपी चौधरी और सबकी, मेजर इकबाल की बेइज्जती तैसी कर देगा। ओहो, वी फील थ्रिल्ड, वी फील सेटिस्फाइड। यही मान के चलिए कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट बात करेंगे मनोज राजन त्रिपाठी, वो शख्स जिनका ताल्लुक यूपी से है। और जब मैं यूपी कहती हूं तो इसका मतलब कि वहां की सियासत, वहां की आबो हवा में सियासत है, अपराध का भी खूब बोलबाला है। और जिस शख्स का तजुर्बा इतने सालों का है यूपी की राजनीति से या अपराध की दुनिया को जिसने बहुत करीब से देखा हो, उससे बात करना बहुत बेहतर होगा। क्योंकि धुरंधर 2 आई है और उसके बाद से अतीक एक बार फिर से सबकी निगाहों में है, चर्चा में है। सबसे पहले सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इस मूवी की जरूरत थी? मतलब अतीक को फिर से जिंदा करना या अतीक को फिर से हाईलाइट करना, उसका आईएसआई से कनेक्शन बताना, उसका पाकिस्तान से कनेक्शन बताना, ये सच है या फिक्शन है? जरूरत थी तो केरला स्टोरी की जरूरत थी, तो कश्मीर फाइल्स की जरूरत थी, धोनी की जरूरत थी, तो जरूरत तो किसी भी फिल्म की हो सकती है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। इट्स टोटली इंटरटेनमेंट, और ऐसे ही ये फिल्म भी इंटरटेनर है, शानदार है, बहुत बेहतरीन है। इनका एक डिस्क्लेमर आता है जिसमें लिखा है कि कहानी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, किसी भी जीवित मृत व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। दर्शकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि पिक्चर देखते वक्त, फिल्म देखते वक्त वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। रही अतीक की बात, तो अतीक को उन्होंने आतिफ दिखाया है, ठीक है, तो वो बात फिट होती है। सारे पात्र जो है वो काल्पनिक है। इसमें दाऊद को दाऊद दिखाया गया है, इसमें मोदी को मोदी दिखाया गया है। लेकिन अतीक की बात करेंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ नहीं दिखाए जाते हैं, जिन्होंने विधानसभा में खुलेआम ललकारा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बात उसके आईएसआई से संबंध होने या ना होने की अगर है, तो यह चर्चा फिल्म के बाद क्यों? पहले किसी खबरनवीस को यह पता क्यों नहीं चला? किसी डिजिटल मीडिया, किसी अखबार या किसी न्यूज चैनल को यह कभी क्यों नहीं पता चला? किसी रॉ को, किसी आईबी को, किसी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को, किसी थाने को, किसी कमिश्नर को और किसी सिपाही तक को आज तक ये क्यों पता नहीं चला? हां, जिस दिन अतीक मारा गया है उसके 1 दिन या 2 दिन पहले शायद वो उमेश पाल मर्डर के वेपन रिकवर कराने गया था। उस दौरान धूमनगंज में पुलिसिया पूछताछ में उसने ये बात की कि हमको जो हथियार थे वो हम पाकिस्तान बॉर्डर तक गए थे, अशरफ गए थे और वहाँ से ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए वो हथियार हमको मिले थे। उस दौरान उन्होंने आईएसआई से संबंध बताए। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, किसी आधिकारिक बयान से आज तक ये खबर आई नहीं है।
अतीक के मरने के बाद भी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई बिल्कुल। जिसमें किसी पॉलिटिकल लीडर ने या सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से ये बात नहीं आई हाँ। कि अतीक के इस तरीके के कोई संबंध थे। तो बस सीधी सी बात है कि अतीक जो है वो लेट 60s पैदा हुआ, लेट 70s में उसने पहला मर्डर किया। इसके बाद उसने वो 5 बार के आसपास विधायक बना, 1 बार सांसद बना। 2017 में भी उसको टिकट मिला, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने उसका टिकट काटा। अपना दल यानी सोनेलाल पटेल, जिनकी बेटी है अनुप्रिया पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उन्होंने इसको अध्यक्ष बनाया था और अपनी पार्टी से टिकट देकर विधायक भी बनाया था। समाजवादी पार्टी ने भी उसको टिकट दिया और समाजवादी पार्टी के टिकट से ही वो सांसद भी बना। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का समर्थन था, ठीक है। और बहुजन समाज पार्टी ने उमेश पाल मर्डर के आसपास ही अतीक की पत्नी को इलाहाबाद में मेयर का टिकट भी दिया, शाइस्ता परवीन को। ये सारी बातें हैं। तो आज तक ये बात कभी निकल कर क्यों नहीं आई? सर, आपने इस पे एक किताब लिखी है, कसारी मसारी, और आपने बहुत बेहतरीन रिसर्च किया जी। जिसके जरिए ये तक पता चला, जो अब जाके प्रूफ हुआ है, कि गुड्डू मुस्लिम, जिसको यूपी की तमाम पुलिस, तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब ढूंढते रहे और उसका कुछ भी अता पता नहीं चला। वो बांग्लादेश में, ये सबसे पहले आपकी किताब के जरिए ही पता चला था और अब ये साबित भी हो चुका है। इतने रिसर्च के दौरान, उच्च अधिकारियों से बातचीत के दौरान, ड्रॉ के ऑफिसर्स, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। इन सबसे बातचीत करने के दौरान कहीं हल्का सा भी लगा कि अतीक अहमद का जो कद है यूपी में, उससे वो बड़ा खूंखार अपराधी है, जिसका कनेक्शन सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम के लेवल के लोगों से है, आईएसआई से कनेक्शन है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो हथियारों की सप्लाई करवाता है। मैं फिर कह रहा हूं, अतीक के मरने के एक दिन पहले सूत्रों के हवाले से ये खबर आई, जो सारे मीडिया चैनल्स में थी, सूत्रों के हवाले से। आज तक किसी ने उसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। नहीं। तो क्या किसी एजेंसी, किसी एलआईयू, किसी पुलिस, रॉ या जिसका भी था, क्या हम इस फिल्म के आने का इंतजार कर रहे थे? और इस फिल्म के आने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा फिर क्यों करेंगे? क्योंकि उसको तो अतीक है नहीं, तो अतीफ है। अतीफ है। और जब अतीफ है तो फिर यही मान के चलिए कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। दर्शकों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें फिल्म देखने के दौरान। फिल्म मेकर क्या कहानी कहना चाहता है, या कुछ ऐसा कहना चाहता है जिससे 2027 के चुनाव या यूपी के राजनीतिक माहौल, या जो भी पार्टियां हैं जिनका ताल्लुक अतीक अहमद से रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, फिर मायावती हो, या जिन भी लोगों का, अनुप्रिया पटेल का आप नाम ले रहे हैं, इन सभी का क्या अपराधियों से बोलबाला, मतलब साठगांठ रही है राजनीति में, वो सब दिखाना है? कुछ और मकसद है? सीएम योगी आदित्यनाथ को फायदा पहुंचाना है? बीजेपी को ये सब चीजें मैच करती है? कहानीकार सिर्फ कहानी कहना चाहता है या कुछ और कहना चाहता है? कहानीकार सिर्फ कहानी कहना चाहता है और एंगेजमेंट फार्मिंग करना चाहता है। कीवर्ड है अतीक अहमद कि आतिफ अहमद। फिल्म की बात जब करेंगी तो मैं आतिफ कहूंगा, ओके, अतीक नहीं कहूंगा। हाँ, अतीक तो सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पर बात हो रही है, अतीक की तो बात ही नहीं की है उसने तो आतिफ कहा है। तो हम फिल्म को उस केक की चेरी की तरह इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए हमें। मुझे आज की तारीख में कोई प्रिंट मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई डिजिटल मीडिया एक बाइट किसी अधिकारी की लेके आए जो ये बताए कि भैया ये वो कागज है जिसमें अतीक अहमद ने स्वीकार किया था। वो खबर भी सूत्रों के हवाले से, क्यों नहीं आया वो कागज अभी तक? और अतीक अहमद की जब मृत्यु हुई, जब मर्डर हो गया, तो देश की संसद ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा था और शोक सभा की थी संसद में। तो अगर शोक सभा की थी तो हम क्या किसी आईएसआई एजेंट की शोक सभा कर रहे थे क्या? मोदी जी भी मौजूद थे वहां संसद, सभी लोग मौजूद थे। तो हम क्या कर रहे थे ऐसा? अगर ये शोक सभा नहीं होती तो क्या बिगड़ जाता? कुछ नहीं होता।
क्या ये अधिकारियों के हाथ में होता है, जो जांच करने वाले अधिकारी होते हैं, कि कभी शहाबुद्दीन का नाम आईएसआई से जोड़ दें या फिर अतीक अहमद का नाम जोड़ दें, या किसी इस लेवल के जितने भी अपराधी रहे हैं जिनका सियासत में भी इक्वली बोलबाला रहा है, मतलब अपराध की दुनिया में तो है ही है, सियासत में भी अपना उनका अपना रसूख है, अपना दबदबा है, और फिर उनका एक हल्के से नाम डाल दिया जाता है कि इनका कनेक्शन इधर है लेकिन हम एक्शन नहीं लेंगे। मान लिया कि अधिकारी के हाथ में रहता है, हाँ, कहाँ है? कहीं है? जैसे वो सोर्सेज के हवाले से जो हमने टीवी चैनल्स में रहते हुए तो चलाई वो कहाँ है? कि हल्के से कह अरे देना अब किसी रिपोर्टर अब को तो धूम मच गई है ना इस बात की। हाँ, तो कागज लाए ना, कि अपनी पूछताछ में कबूला है। वो पूछताछ, वो चार्जशीट कहाँ है? नहीं है, कहीं नहीं है। आप दिखा दीजिए ना सबको, आप बता दीजिए सबको, और बताइए तो कि उसने उस तारीख को ये बात कही थी। मैं कह रहा हूं कि चलिए आप कागज ला के दिखाइए, ये एक तो चैलेंज ये है, लाइए कागज, कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं करते बाइट ले लिए, बाइट दीजिए किसी को, नहीं देते हैं। और अगर अब मैं कहता हूं हाइपोथेटिकली कि मान लो दे देते हैं, हाँ, तो फिर मुझे ये बताइए कि क्या इतने सालों तक आपको नहीं पता था? और नहीं पता था तो फेल्योर तो एजेंसीज का है ये। इसमें किसी अखिलेश यादव या किसी राहुल गांधी या किसी योगी आदित्यनाथ, इनको कैसे लाभ हो सकता है? लाभ तो ऐसे हो सकता है कि अगर योगी आदित्यनाथ सरकार में आए, उन्होंने गुंडे माफियाओं का सफाया किया, उस गुंडे माफियाओं के सफाये में हाफ एनकाउंटर, उनकी संपत्तियों को बुलडोज करना, उनके एनकाउंटर्स, उसकी जब लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें मुस्लिम ज्यादा है। तो वो जो लोग इकट्ठा हुए हैं जिनमें मुसलमान ज्यादा हैं, तो मुसलमान देकर क्या भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही थी? क्योंकि मुसलमान के बारे में जब भी बटोगे तो कटोगे, शमशान कब्रिस्तान, उर्दू भाषा कठमुल्लों की भाषा है, बाबरी कभी नहीं बनेगी, जब ये सारी बातें होती हैं तो ध्रुवीकरण की राजनीति तो होती है। जब मुलायम सिंह कार सेवकों पर अपनी सरकार के तहत जब गोलियां चलवाते हैं तो ध्रुवीकरण की राजनीति तो होती है। जब कल्याण सिंह के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे बाबरी गिराई जाती है तो ध्रुवीकरण की राजनीति तो होती है। क्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर ही जिस भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, क्या उसने ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की है? तो किसी ने इस माध्यम से हिंदू वोटों को एक किया है और किसी ने इसी माध्यम से मुस्लिम वोटों को एक किया है। तो किसी का लाभ किसी का नुकसान। आपको क्या लग रहा है, कोई अखिलेश यादव क्या ये बात कहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ बात करेंगे? तो ना वो हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, ना मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। वो अति के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं। अभी हालिया दिनों में किसी ने सवाल पूछा, हाँ, वो बहुत सॉफ्टली निकल गए, मतलब वहाँ वो उन्होंने कोई हार्ड लाइन नहीं ली। आप एक फिल्म देखकर जिसका नाम आतिफ है, जिसमें कह दिया गया कि वो जीवित मृत से कोई संबंध नहीं है इस फिल्म का, उस पर जवाब वो क्यों देंगे? उन्होंने कहा मर गया जो आदमी मर गया। उन्होंने तो ये तो नहीं कहा ना कभी कि अतीक अहमद जो था वो अपराधी नहीं था, कभी नहीं कहा ना। नहीं। तो जो अपराधी है वो अपराधी है। क्या इस देश में दिग्विजय सिंह ने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी नहीं कहा था? क्या दिग्विजय सिंह ने बयान देकर ये नहीं कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के विजुअल देख के सोनिया गांधी रोई नहीं थी? तो ये क्या था? ये पॉस्चरिंग है मुस्लिम वोटों को एक तरफ करने की। वैसे ही साइमल्टेनियसली वाइसा वर्सा ये एक तरीका होता है हिंदू वोट को कल्टीवेट करने का। तो मतलब हम ये मान के चले ना कि अतीक अगर इतना खूंखार हुआ, इस नहीं, खूंखार था। हाँ, अतीक खूंखार था। हाँ, इस लेवल की अगर उसकी अपराध की कहानियां है कि सुन के रोंगटे से हट जाएं। हाँ बिल्कुल है। तो इसमें पार्टियों की भी भूमिका है, मतलब अखिलेश यादव या उनके पिताजी के वक्त में, या फिर मायावती। देखिए, फिर अगर आप इस बात की बात करेंगी, इस बात की बात करेंगे तो फिर ददुआ पटेल भी है, 35 साल तक डाकू रहा, उसके भाई को संसद तक पहुंचाया गया, उसके बेटे को विधानसभा तक लाया गया। फूलन देवी जिसने लाइन में खड़ा करके लोगों को गोली मार दी थी, उसको संसद तक लाया गया। ब्रजेश सिंह जिनकी मुख्तार अंसारी से कट्टर दुश्मनी थी, मुख्तार ब्रजेश से लड़कर मुख्तार हो गए, ब्रजेश मुख्तार से लड़कर ब्रजेश हो गए, उस ब्रजेश सिंह को भी तो भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये बिहार में भी होता है कि अगर किसी हिंदू और वो भी अपर कास्ट से निकला हुआ कोई व्यक्ति है, वो राजनीति में भी है और वो अपराधी भी है, तो वो अपराधी नहीं है, वो बाहुबली है। नहीं। और अगर वो अतीक है तो खूंखार अपराधी है। नहीं 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 नहीं, कैसा मानते हैं आप? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ। बाहुबली, डॉन,
माफिया, हम्म, दबंग, हम्म। ये सब मीडिया का दिया हुआ टाइटल है। हाँ, तो मीडिया पे ही मैं ये ब्लेम कर रही हूँ हाँ, सर कि मीडिया ने ही अपनी सहूलियत से ये चीजें। ये टाइटल है, सब हाँ, अपराधी हैं, हाँ हाँ, ये सब गुंडे हैं, ये सब हत्यारे हैं। विकास दुबे क्या था? हिंदू था ना, हाँ, दुबे के नाते ब्राह्मण था। हम्म, तो क्या उसके यहाँ पुलिस एक मामले में अगर उसको रेड करेगी, उसके यहाँ रेड क्या करने गई थी, उसको पकड़ के लाने के लिए गई थी, तो क्या विकास दुबे 8-8, 9-9 पुलिस वालों को एम्बुश लगाकर गोली मार देगा? उनको कुल्हाड़ी से और चाकू से काटेगा? नहीं। फिर विकास दुबे अगर मारा गया एनकाउंटर में, तो इस बात को लेकर ये सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोगों ने ये राजनीति क्यों की कि वो ब्राह्मण था, मारा गया? यही मैं आपसे समझना चाह रही थी। हाँ, यही समझना चाह तो रही बस ये अपराधी को अपराधी नहीं कहना चाहते हैं। यही मुझे, जैसे मैं एक व्यक्ति का नाम लेती हूँ, उसका बिहार से ताल्लुक है, अनंत सिंह। कभी भी आप किसी भी अखबार, किसी टीवी चैनल कहीं नहीं पढ़ेंगे कि उसको अपराधी लिखा जा रहा है, उसको बाहुबली लिखा जाता है। हाँ, तो ये पैटर्न मुझे ये तो समझना हमारी है ट्रेनिंग है ना। हाँ, कि तो ये क्यों, ये हमारी ट्रेनिंग है ना, ये क्यों होता है ऐसा? भाई जैसे सुपरस्टार। तो हम तो फिर पूज रहे हैं ना इन बाहुबली कह के किसी अपराधी को, मतलब पूज नहीं रहे, बेच हाँ। रहे हैं। पूज नहीं रहे, बेच रहे हैं। इस देश में, इस विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा, देखा और जो सुना जाता है वो क्राइम है। और क्राइम बहुत सेलेबल आइटम है। क्राइम डाइनिंग टेबल पर नमक की वो शीशी है कि अगर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा है तो भी वो नमक की शीशी होगी, और डाइनिंग टेबल अगर पूरी खाली है तो भी नमक की शीशी रहेगी। तो वो नमक, वो साल्ट चाहिए, वो आयोडीन चाहिए आदमी को अपने लिए। वो सोडियम चाहिए लोगों को क्राइम के नाते। तो क्राइम बिकता है। अच्छा चलिए कोई भी फिल्म उठा लीजिए, कभी से उठा लीजिए, कभी से एक विलन तो होता है ना उसमें। हाँ। वो विलन पूरी फिल्म में हीरो को मारता है और आखिरी में हीरो उठता है, फिर वो घायल वाला सन्नी देओल हो जाता है। ठीक है, इसी फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान अपना बदला लेने के लिए मदन चोपड़ा से उसकी एक बेटी को छत से नीचे फेंक देता है। इसी फिल्म में रणबीर कपूर एनिमल बनता है, जो अपने बाप को बचाने के लिए सैकड़ों को मारता है। हमें वो दृश्य अच्छे लगते हैं, दर्शक तालियां बजाती है। अरे अच्छी फिल्म पे आ जाते हैं, बाहुबली। औरत को हाथ लगाने वालों के हाथ नहीं, काटा जाता है उनका सर। तो जो सर लुढ़कता हुआ आता है तो उसको देखकर अच्छा लगता है, अच्छा ठीक है इसने औरत पे हाथ उठाया। वैसे ही हमको ये अच्छा लगता है कि जब एक महिला के साथ, डॉक्टर के साथ बलात्कार हैदराबाद में 4 लड़के करते हैं, तो हमें तब भी इतनी खुशी होती है जब वो चारों उसी जगह एनकाउंटर करके मार दिए जाते हैं। जब अतीक अहमद साबरमती जेल से लाया गया है उमेश पाल के मर्डर के बाद, तो हेडलाइन क्या चल रही थी सारे चैनल्स पे? क्या अतीक की भी गाड़ी पलटेगी? बिकॉज दे नो ये सेलेबल हेडलाइन है, और बिकॉज दर्शक ये चाहते हैं कि गाड़ी पलटे। एक माइंडसेट तैयार हो गया था सर। ये माइंडसेट हमेशा से है। ये मतलब टीवी डिबेट्स या जो कुछ भी उस वक्त चल रहा था, जहां भी हम पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो वही था कि गाड़ी पलटेगी। विकास दुबे से तुलना की जा रही थी। आप इस देश में सबसे ज्यादा दीवानगी क्रिकेट की है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का मैच आता है तो दीवानगी का सेंसेक्स इतना हाई होता है कि हर आदमी तोप, बंदूक, ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर पर मैच चल रहा है। और ऐसे में एक हमजा जो जसकीरत सिंह रंगी है, वो वहां जाएगा और रहमान डकैत से लेके एसपी चौधरी और सबकी, मेजर इकबाल की बेइज्जती तैसी कर देगा। ओहो, वी फील थ्रिल्ड, वी फील सेटिस्फाइड। वो क्राइम है, इसलिए क्राइम बिकता है, इसलिए वो क्राइम बेचते हैं, उनको मालूम है। तो अरे आप रील देखती हैं? बिल्कुल, आप देखती हैं रील? हाँ हाँ। आप जिस तरह की रील, अगर आप इमोशनल रील देख रही तो इमोशनली आएगी। हाँ, 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 हाँ। अगर आपने चुटकुले देखना शुरू कर दिए तो चुटकुले ही आएंगे। ओके है? अगर आपने कपिल शर्मा देखना शुरू किया तो कपिल आएगा। अगर आपने जॉन एलिया पढ़ना शुरू कर दिया तो जॉन एलिया ही आएंगे। सबसे बड़ी बात है, हम जो देखना चाहते हैं, ये एल्गोरिथम तो आज आया है इंटरनेट पे। फिल्म बनाने वालों के पास ये एल्गोरिथम पहले से ही था। वो जानते थे कि दर्शक देखना क्या चाहते हैं,
इसीलिए कबीर सिंह जैसा कैरेक्टर जो बेहद गुस्से में है और एक बेहद सीधी सादी लड़की उसी में पड़ जाती है। प्रोटेक्टिव है, पॉजेसिव है, लेकिन प्रोटेक्टिव है। तो उसने पॉजेसिवनेस के अंदर जो प्रोटेक्शन है वो ढूंढ उसको लिया। साल्ट बना दिया और वो हमें अच्छा लगा, वो हमको अच्छा लगता है। राजनीति में अपराध का क्या है? राजनीति में अपराध का सीधी सी बात है, राजनीति जो अपराधी होता है वो अपराधी अपने डर, अपनी दहशत, अपने खौफ के जरिए वोट लेता है। और जब वो वोट लाता है तो गारंटी सिर्फ उसकी सीट की नहीं होती है, गारंटी आसपास की और भी 4-5 सीटों की होती है, पूरा इलाका। इसलिए किसी कांग्रेस, किसी बीजेपी, किसी बहुजन समाज पार्टी, किसी राष्ट्रीय लोकदल, अब मैं राष्ट्रीय लोकदल का भी नाम ले रहा हूं, ददुआ जब मारा गया तो उसका चेला था ठोकिया। तो जब ददुआ को मार के पुलिस पार्टी वापस जा रही थी तो ठोकिया ने उन पर अम्बुश किया, शायद 6-7-8 पुलिस वाले मार डाले थे उसमें, 6-7 थे, आंकड़ा यही है। उस ठोकिया की मां का नाम था पियरिया देवी। पियरिया देवी को अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल का टिकट दिया, सिंबल दिया हैंडपंप, और ठोकिया ने पूरे चित्रकूट में पोस्टर लगा दिए थे कि अगर उसकी मां को वोट नहीं दिया गया तो हैंडपंप से पानी नहीं खून निकलेगा। जो फूलन देवी ठाकुरों को मारती है बेहमई में, उस बेहमई में धरना देने जाते हैं मुलायम सिंह कि जब तक फूलन देवी गिरफ्तार नहीं होगी हम यहां से नहीं उठेंगे। और उसी मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री होने के बाद जनहित में उसके सारे मुकदमे वापस किए और भदोही से उसको टिकट देके संसद तक पहुंचा दिया। ददुआ जिसका मायावती की सरकार में ऑपरेशन किया, अमिताभ यश ने, जो इस समय एसटीएफ के चीफ है, एसटीएफ चीफ नहीं है, मतलब होल सोल अथॉरिटी है, उन्होंने ऑपरेशन किया ददुआ का। वो ददुआ, उसका भाई संसद भेजा जा चुका था, उस ददुआ का बेटा विधानसभा भेजा जाता। क्यों? पटेल था, कुर्मी वोट। कुर्मी वोट कितना समझती हैं आप? पिछड़ों में सबसे ज्यादा वोट है यादवों का 7%, और उसके बाद 6% वोट है कुर्मियों का। और वो कुर्मी, वो ददुआ जिसकी उस पूरे बुंदेलखंड इलाके में पाठा और सब जगह डंका बोलता है, तो वो सिर्फ उस वक्त अपराधी नहीं होता है, कुर्मी वोटों का वोट बैंक होता है। वो अतीक अहमद नहीं होता। बीजेपी ने ऐसा कोई फायदा लिया है? क्यों ब्रजेश सिंह को एमएलसी नहीं बनाया है क्या? तो इस पे क्यों नहीं बात होती है? इसीलिए मैं आपके मुंह से ये नाम सुनना कर तो रहा हूं, बात कह तो रहा हूं। आप इकलौते हैं ना। अब ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, मतलब इसीलिए खुल के बात मैं किसी बोलने वाले पर, इसीलिए जो वो कास्ट एंगल से मैं पूछना चाह रही थी और समझना चाह रही थी, और मैंने बिहार का भी उदाहरण दिया क्योंकि यूपी इकलौता नहीं है इस एंगल से जहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर कोई अपर कास्ट का कोई बाहुबली, कोई अपराधी हो, देखिए मेरी भी जुबान पे बाहुबली ही चढ़ा हुआ है, तो वो बाहुबली होता है, वो अपराधी नहीं होता है। देखिए जब पॉलिटिक्स आती है ना, तो येदियुरप्पा भी, जिन पर कितने घोटालों के आरोप है, हेमंत बिस्वा शर्मा भी, वो भी होते हैं। तो अपराध को आप सिर्फ हत्या तक अगर सीमित रखना चाहती हैं तो फिर मुझे 52,000 करोड़ के उस अपराध के बारे में जवाब दीजिए जो 52,000 करोड़ लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके ले लिया गया है। अपराध की तरीका बदल चुका है, अपराध तो अपराध है। तो येदियुरप्पा पे भी बात होनी चाहिए, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी बात होनी चाहिए, शुभेंदु अधिकारी पे भी, सब पर बात होनी चाहिए, सब पर बात होनी चाहिए। ये एक नया पैटर्न है कि जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में है तो भ्रष्टाचारी हैं, बहुत सारे अलग अलग एंगल है। जब तक ममता बनर्जी के साथ शुभेंदु अधिकारी हैं तब तक वो अलग हैं। जैसे बीजेपी में आ जाते हैं वो सब, क्योंकि बीजेपी के पास एक शानदार वॉशिंग मशीन है और उस वॉशिंग मशीन में पानी जो आता है वो गंगा का है। तो जो गाना है ना, राम साफ तेरी, नहीं होना, पाक हो जाना है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो गंगा वो वाली मैली नहीं हुई जो वॉशिंग मशीन में आ रही है और धो रही है सबको, वो राम तेरी। राम का नाम इसलिए शामिल है क्योंकि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने हमेशा राजनीति की है। तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में हर आदमी धुल जाता है। वैसे ही कोई अतीक, कोई मुख्तार, कोई हरिशंकर तिवारी, कोई रिजवान जहीर, कोई ब्रजेश सिंह, कोई विकास दुबे। विकास दुबे बसपा से का आदमी रह चुका है। विकास दुबे की हिस्ट्री शीट मायावती के आदेश पर फड़वाई गई थी।
समझ, कोई धुला नहीं है। तो फिर मायावती को एक ऐसी भी चर्चा में लाया जाता है कि उनका शासन बहुत बेहतर था यूपी में, और एक तरफ वो ये भी काम कर रही थी। सब कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के शासन में कोई कमजोरी है? 3 साल की बच्ची के साथ कोई आदमी बलात्कार जब करता है मेट्रो स्टेशन पे, तो 2 दिन बाद उसका एनकाउंटर भी तो होता है। सोनभद्र में सिपाही कैदियों को लेकर वापस जा रहे थे और 2 कैदियों ने 2 सिपाहियों को गोली मार के हत्या कर दी। वो दोनों हत्यारे कुछ दिन बाद मार दिए जाते हैं एनकाउंटर। अभी आपके गाजियाबाद की ही घटना है कि जब वो क्या नाम है उसका, वास्तविक, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, जो कुरान पर कुछ बोलते हैं, जो उस पर बात करते हैं, तो 2 लोग आए जो, ठीक है, उनको ठेस पहुंची होगी, उनको क्या होगा, लेकिन उन्होंने अपराध को हाथ में लिया और वास्तविक का गला काटने की पूरी कोशिश की। वास्तविक जिंदा है, लेकिन वो दोनों भाई पुलिस एनकाउंटर में मार दिए गए, क्योंकि गाजियाबाद यूपी में है। आप मेरी बात समझ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ रही हूँ। तो ये शक्ति तो योगी आदित्यनाथ के समय में भी है, ये शक्ति मायावती के समय में भी थी। मायावती ने अपने 28 मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त जांच कराई और उनको हटाया। मायावती ने शेखर तिवारी, जिसने चंदे के चक्कर में पीडब्ल्यू इंजीनियर को करंट मार के मार दिया था, उसको जेल भिजवाया। मायावती ने आनंद सेन, जो उनका खाद्य प्रसंस्करण मंत्री था, एक दलित छात्रा के साथ अवैध संबंध और हत्या के बाद उसको उम्र कैद की सजा हाईकोर्ट से दिलाई, अब बरी हो चुके हैं। मायावती ने एक लड़की के साथ बलात्कार के मुद्दे पर अपने ही विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी को जेल भिजवाया, लेकिन वही मायावती है जो शाइस्ता परवीन को भी टिकट दिया, मुख्तार अंसारी को भी टिकट दिया है। हाँ, मुख्तार को भी टिकट दिया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि मायावती ने नहीं मतलब दिया। सहूलियत की राजनीति सबने की, सबने की। सब सहूलियत की राजनीति करते हैं, सब लोग सहूलियत की राजनीति करते हैं। बीजेपी अभी कहाँ है यूपी में? अभी कहाँ है? हाँ, मतलब कंफर्ट जोन में है, अगड़ा पिछड़ा में फंसी है, हिंदुत्व में फंसी है, यूजीसी 2024 का जो चुनाव आया, हाँ, उस 2024 के चुनाव में बीजेपी को अपने इंडक्शन प्रोविंस से मात मिल गई, जहां से राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी का उदय हुआ है, जहां से गुजरात छोड़कर मोदी को बनारस आना पड़ा, वहां से प्रधानमंत्री वो बने। उस उत्तर प्रदेश में 62-63 सीटें थी पिछले चुनाव में, इस बार 32-33 हो गई वो सीटें, यानी 30 के आसपास सीटें कम हो गई। और अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला अपना के बीजेपी को करारा नहीं, जबरदस्त झटका दे दिया। मतलब आज की 2024 का जो माहौल था, अगर वो लोकसभा ना होके विधानसभा होता तो अखिलेश सीएम होते आज। जिस तरीके से सीटें उनकी बढ़ी और जैसे पीडीए का फॉर्मूला उस वक्त उनका, वो भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स है। ओके, वो भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स है। सेंट्रल वर्सेस यूपी एक लड़ाई है, उसमें लूज किया उन लोगों ने, ठीक है, उसमें वो लूज किए, क्योंकि कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सारे लोग, सरकार के नुमाइंदे। अब 2 चीजें, योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को कद इतना ऊंचा कर लिया है कि लोग पूछते हैं नेक्स्ट पीएम कौन, तो योगी का नाम आता है। लेकिन नेचुरल चॉइस तो अमित शाह है ना, तो ये चीज एक पार्टी के बीच में झंझट पैदा करती है। तो सेंट्रल क्या करता है कि योगी आदित्यनाथ को स्थायी डीजीपी ही नहीं बनने देता है 2 गवर्नमेंट में, मुख्य सचिव भी नहीं बनाने देता अपने मन से, अपने ही कोटे के अपने मनमर्जी के मंत्री बैठा देता है। तो योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं कि मंत्री के मेज पर रखी फाइलें उड़ेंगी तो तभी जब ब्यूरोक्रेट उस पर चिड़िया बैठाल के पंख फैलवाएगा, तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं। मतलब ये लड़ाई अब ये लड़ाई और 2024 का जो गेन है वो ये बताता है कि अगर ये लड़ाई गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि 2017 में अखिलेश यादव अगर सत्ता से बाहर हुए थे तो उसकी वजह तो यादव परिवार की लड़ाई थी। हाँ, तो ये लड़ाई भाजपा में हो रही है। तो इस लड़ाई को हम क्यों कमतर ना माने उस पहली यादव परिवार की। तो ये सोने की तश्तरी में चांदी का मुद्दा खुद भाजपा ने दिया हुआ है। अगर 2024 में गत हो सकती है भाजपा की, तो यही कल है कहीं 2027 में गत न करा दे भाजपा की। और इसका लाभ किसको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस को तो रोमिंग लगती है, समाजवादी पार्टी के टावर से उसको सिग्नल मिलता है। तो बची सपा, बसपा इसलिए नहीं है
कि बसपा को खुद भारतीय जनता पार्टी ने कीप मम करके चुपचाप करके बैठाल दिया है। अब वो थोड़ी सी सक्रिय की गई है। क्योंकि 2024 में जब अब की बार 400 पार का नारा आया तो अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने एक बयान दिया कि अब की बार 400 पार, और आ गए 400 पार तो संविधान बदल देंगे, मरमरिंग हो गई, आरक्षण खत्म होने वाला है। जब आरक्षण खत्म होने की बात आई और पहली बार देश में पहली मोदी सरकार, दूसरी मोदी सरकार, तीसरी एनडीए सरकार आई, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बैसाखी, उनको समझ में आ गया कि अब जो वो मूंगफली थी जो हिंदुत्व की थी, वो मूंगफली टूट चुकी है। उस टूट चुकी मूंगफली में 3 दाने हैं, एक अगड़ा, एक पिछड़ा, एक दलित। अब उनको समझ में आया कि दलित और पिछड़ा की ही राजनीति करनी पड़ेगी, जिसमें पिछड़ा भारी है। लिहाजा उन्होंने पिछड़ा ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कुर्मी बनाया। मैंने आपको बताया यादव के बाद कुर्मी की संख्या ज्यादा है, बनाया। पिछड़े को यूजीसी में शामिल किया, दलित तो पहले से ही थे। यूजीसी का बवाल तो पिछड़ों को शामिल करने से हुआ। और इसके बाद भाजपा के मैनिफेस्टो, भाजपा की मीटिंग, भाजपा के एजेंडे में जो कभी था ही नहीं, वो जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी ने कराने का फैसला। क्या बीजेपी भटक गई है? क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति से उसे फायदा पहुंचा था, और जिस यूपी का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो राम मंदिर आंदोलन हो, 90 का दौर हो, मंडल कमंडल की राजनीति जिसको बार बार कही जाती है, कौन आगे है अभी? मंडल और कमंडल, अभी कहाँ बीजेपी फंसी है? कमंडल तो बीजेपी को समझ में आ गया कि पिछले चुनाव में अयोध्या हारना पड़ा उनको। हाँ, इसीलिए पूछ रही हूं। उन्होंने ताबड़तोड़ उस मंदिर का देवार्पण भी कर दिया कि वोट मिलेगा, अर्थ निर्मित नहीं मिलेगा, नहीं मिला। तो उनको समझ में आ गया कि हो सकता है अब हमको काशी, मथुरा और अयोध्या की बात करने से बेहतर है कि अब हमको मंडल पर बात करनी पड़ेगी। तो कमंडल थोड़ा सा साइडलाइन हो गया है अभी और मंडल ऊपर आ गया है। तो मंडल तो बीजेपी को मैच नहीं करता है फिर? देखिए, बीजेपी को मैच तो करता है हिंदुत्व। हाँ, इसीलिए बोल रही। ठीक है, इसीलिए जो बात आपने कही कि क्या बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति आ गई है कि वो कंफ्यूज है, तो हाँ, कभी कभी कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो यॉर्कर को झेलते हुए गिर जाते हैं और उनके तीनों विकेट खुड़ जाते हैं, और कुछ बल्लेबाज ऐसे भी होते हैं जो यॉर्कर को फुल टॉस बनाकर छक्का मार देते हैं। अभी बीजेपी क्या कर सकती है? हाँ, मतलब योगी को अभी बीजेपी स्टांस नहीं ले पा रही है कि उसको यॉर्कर कैसे खेलनी है, और यॉर्कर किसी और ने नहीं दी है। एक थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, ठाकुरवाद का मुद्दा है ऊपर, यूजीसी के मुद्दे पर हिंदुत्व डेंट हो रहा है, ब्राह्मण भी नाराज है, ब्राह्मण तो नाराज है ही, वो सब चल ही रहा है। इन सब चीजों को लेके बीजेपी स्टांस नहीं ले पा रही है कि वो लॉन्ग हैंडल खेले या शॉर्ट हैंडल खेले, वो थोड़ा वजनदार बैट से खेले या हल्के वाले से खेले, क्रीज लाइन में आगे बढ़ के खेले या एक कदम पीछे हटा के खेले, वो हुक शॉट खेले या वो जस्ट प्लेस कर दे गेंद को। तो बीजेपी अभी स्टांस नहीं ले पा रही कि उसको करना क्या है। और विद इन पार्टी इस बात को लेके झंझट है कि भाई यूजीसी कहां आप ले आए, क्यों ले आए? और यूजीसी क्या आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है कि हम रोल बैक भी नहीं कर सकते? देखिए, हम उस पे खुल के बोल भी नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना, तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आने के बाद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, वो है गुस्से में। हाँ, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये लागू होगा कि नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि आप इसमें ये चीजें ठीक करिए और तब लागू चेंजेस करके लेके आइए। हाँ। उनको तो एक मुद्दा चाहिए था, वो मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया। अब कीप वॉचिंग वाली स्थिति है कोर्ट में, कोर्ट क्या कहती है। तो कोर्ट जो कहेगी उसके हिसाब से बीजेपी को उस पर फैसला लेना पड़ेगा। तब तक किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये तो तय नहीं हो सकता कि कोर्ट क्या फैसला लेगा, तो एक डायलेमा की कंडीशन तो है ही। एक डायलेमा, ये तो कोर्ट के फैसले की बात है ना। मंडल का फैसला तो संसद ने लिया था, तो वो तो सबसे मजबूत फैसला था। उस फैसले के खिलाफ भी देश में लोग लड़के भड़के, कुछ लोगों ने आत्मदाह भी किया। मंडल का ही अपग्रेडेड वर्जन था पीडीए? मंडल का अपग्रेडेड वर्जन था पीडीए?
एक प्रयोग जो सक्सेस रहा अखिलेश यादव का पीडीए। देखिए, अखिलेश यादव की बात करेंगे तो पीडीए को पंडित भी कहते हैं, हाँ, इसीलिए पीडीए को पीड़ित भी तो कहते क्या हैं। वो अपनी सहूलियत से फिर इसका फॉर्मूला चेंज करते हैं अलग? अखिलेश यादव कंफ्यूज्ड बीजेपी को इसके मायने बदल बदल के, इसके एब्रीवेशन का फुल फॉर्म बदलते बदलते लगातार और कंफ्यूज करते रहते हैं। और अभी अखिलेश यादव के पास वो है समय, अभी उसने करके दिखा दिया ना। हाँ, देखिए, दो बार से सत्ता में नहीं है, इस बात का फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, लेकिन अभी अपर हैंड पर अखिलेश यादव ही है। और अगर बीजेपी ने अपनी कलह नहीं सुधारी तो जो अपर हैंड है वो इसका लाभ उठाएगा। तो यहाँ ईगो की लड़ाई चल रही है ना, किस पे? कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, हाँ, तो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो हार्ड लाइनर माने जाते थे और अटल बिहारी सॉफ्ट लाइनर। जब गुजरात से मोदी चले दिल्ली के लिए और प्रधानमंत्री के वो चेहरा बने, तब अडवाणी को लेके सिंपैथी हो गई, वही हार्ड लाइनर अडवाणी जो थे वो सॉफ्ट लाइनर माने जाने लगे और मोदी हार्ड लाइनर हो गए। पिछले 7 सालों में 8 सालों में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने धर्म को लेके, हिंदुत्व को लेकर जो काम किया है और जो लॉ एंड ऑर्डर पे सख्ती से काम किया है, उसको देखते हुए अचानक अब मोदी सॉफ्ट लाइनर लगने लगे हैं और योगी आदित्यनाथ हार्ड लाइनर लगने लगे। और अगर आप संघ या बीजेपी को देखें तो उनको सूट करता है हार्ड लाइनर, और हार्ड लाइनर के नाम पर अगर अमित शाह कम हार्ड लाइनर लगेंगे और योगी आदित्यनाथ ज्यादा हार्ड लाइनर लगेंगे तो एक ही संस्थान में एक साथ एंट्री लेने वाले 2 पत्रकार तो एक ही बैठेगा ना संपादक की कुर्सी पे। तो संपादक की कुर्सी जब साम दाम दंड भेद से हासिल करनी होती है तो फिर चाहे पार्टी हो तो या संस्थान हो, साम दाम दंड भेद लगता ही लगता है। अभी योगी जी को संपादक बनना है या ब्यूरो चीफ ही रहना है? योगी कौन नहीं चाहता है? केशव मौर्य नहीं चाहते थे कि वो ब्यूरो चीफ बने, लेकिन वो तो ब्यूरो चीफ भी नहीं बने। नहीं, योगी आदित्यनाथ ब्यूरो चीफ बना दिए गए। हाँ। तो उनका झगड़ा तो योगी आदित्यनाथ से ब्यूरो चीफ ही का है। लेकिन क्या यह तय है कि अगर योगी आदित्यनाथ संपादक हो गए तो केशव मौर्य को बीजेपी ब्यूरो चीफ बना देगी? और अगर केशव मौर्य बीजेपी बना दिए गए ब्यूरो चीफ और वहां पर संपादक योगी आदित्यनाथ बना दिए गए, तो क्या संपादक की लाइन में लगे हुए और अरसे से कच्चे पक्के, अच्छे बुरे सब दिनों में साथ रहने वाले अमित शाह क्या मोदी की नेचुरल चॉइस नहीं होंगे क्या? बिल्कुल। तो यहां पे तय करना होगा बिना इफ एंड बट के अमित शाह कि संगठन, संघ और उस वक्त की व्यवस्था क्या फैसला कराती है। यही वजह है कि अगर आप गौर करें तो धीमे धीमे प्रधानमंत्री के नाम पर एक चेहरा छोड़ा जा रहा है। उस चेहरे का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ओके जी, ये भी होने जा रहा है, हो ही रहा है। हाँ, ये तो दिख रहा है कि उनका कद। क्या आपको लगता नहीं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जब भी अब पॉस्चरिंग करनी पड़ रही है तो वो, मैं बहुत सालों से उनको पूर्वोत्तर का योगी कहती हूँ, हिंदुत्ववादी होते चले जा रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत हो रहे हैं ना। हाँ। वो निशाना लगाने वाली उस वीडियो ने तो उनको और ऊपर कर दिया है। वो जब से आए हैं बीजेपी में। तो ये क्या है? अच्छा, ऐसी चर्चा मैंने सुनी एक और आदमी को ला दो बीच में कि दिल्ली, हाँ, एक और आदमी को ला दो, मतलब ये समानांतर खड़े करने की कोशिश हो रही है। ऐसे ही होता है। पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं कि योगी तो इधर है ही है। पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। ओके। देखिए, शतरंज जब बिछेगी तो काला घोड़ा सफेद को मारेगा, सफेद मोहरे काले को मारेंगे। लेकिन गौर करिए, जिस तरफ आप बैठे, मान लिया आप सफेद मोहरों की तरफ बैठे हैं, तो आपका एक मोहरा चलेगा तब जब दूसरा मोहरा अपनी जगह उसके लिए खाली कर देगा। ओके। ये पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स है। जिसको आप विपक्ष कहती हैं वो खुला है। ममता, अखिलेश, कांग्रेस, जो मान ले वो विपक्ष है। पक्ष के अंदर एक विपक्ष होता है जिसके अंदर पॉलिटिक्स चल रही होती है। तो पक्ष और विपक्ष की वो लड़ाई पहले बीजेपी को खुद से लड़नी पड़ेगी। यूपी में वही हो रहा है। तो वो जो मैं आपसे समझना चाह रही थी कि कोई झुकने को तैयार है क्या? योगी आदित्यनाथ को आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि हार्ड लाइनर है और मोदी जी फिलहाल सॉफ्ट लाइनर हो चुके हैं।
हर व्यक्ति पॉलिटिक्स में वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान, खट्टर नहीं होता। ओके, ये तो और बड़ी बात है। ये योगी आदित्यनाथ है। वसुंधरा खट्टर को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। शिवराज चौहान को हटाने, शिवराज चौहान तो प्रधानमंत्री की चर्चा होने लगी थी, उनको हटाने से कोई फर्क नहीं, वो एडजस्ट हो गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाना क्या केंद्र के लिए इतना आसान है? अगर ऐसा है तो योगी वन गवर्नमेंट में आधी गवर्नमेंट इस बारे में किया गया कि अब हटे तब हटे, और इस बार भी पिछले 4 साल से यही खबरें आती कि अब हटाए गए तब हटाए गए। इससे नुकसान ही होता है जब भी ये चर्चा चलती है कि योगी से नुकसान हो, नहीं, योगी आदित्यनाथ को हटाया जाना है, इस बात से नुकसान होती है। और फिर भी ये मामला रुक नहीं रहा है। जैसे ब्राह्मणवाद का ही टॉपिक मैं लेती हूँ कि जब ब्राह्मणों की एक अलग से यूपी में मीटिंग होती है तो उसको भी मतलब सही करने की कोशिश नहीं हुई। जो प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट था वो और भड़काऊ स्टेटमेंट था। सही कब होगा? सही तब होगा ना जब आप मुझसे कहें और मैं मान जाऊं। हाँ। कल्याण सिंह ने के कार्यकाल में बाबरी गिरी, इसके बाद कल्याण सिंह का मुचैटा सीधे तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी से हो गया और कल्याण सिंह को बीजेपी से हटना पड़ा। कल्याण सिंह बीजेपी से हटे, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। राष्ट्रीय क्रांति बनाकर वो एक समय ऐसा आया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ भी चले गए और वही कल्याण सिंह बाद में बीजेपी से फिर जुड़े, गवर्नर भी बने। गवर्नर का कार्यकाल पूरा होने पे फिर बीजेपी में शामिल हुए। तो ये पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं उम्र नहीं देखती, एक बात। दूसरी बात, अभी भी कल्याण सिंह से बड़ा कोई बीजेपी नेता यूपी में हुआ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने उनके बराबर लगभग अपना कद खड़ा कर लिया है। उस कद को देखते हुए फिर मैंने जो वसुंधरा, शिवराज चौहान या खट्टर का जो नाम लिया, ये और योगी आदित्यनाथ, इनमें से किसी के प्रबल प्रधानमंत्री बनने की कोई चर्चा कभी हुई? लेकिन योगी की तो पिछले 6-7 साल से हो रही है। अच्छा, कॉमन तो अगर हो रही है तो योगी को हटा पाना, हमारे कनपुरिया भाषा में कहते हैं, यूं ही चूचू का मुरब्बा नहीं है कि कोई भी आएगा और ऐसे करके खा जाएगा, बोलेगा बहुत अच्छा मुरब्बा बना है। तो योगी आदित्यनाथ अडिग आदमी है, वो एक जिद्दी किस्म के राजनीतिक है, ठीक है। जबकि आप देखिए कि उनके इर्द गिर्द कितनी चीजें, मतलब कैसे विसात बिछा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य स्टेटमेंट देते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन, उससे भी वो मतलब एक मैसेज क्लियर होता है कि वो योगी आदित्यनाथ का कद कमतर आंक रहे हैं। उससे होता क्या है? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद गंगा स्नान कर पाते हैं? क्योंकि केशव मौर्य ने कहा तो था कि मैं भगवान शंकराचार्य से गुजारिश करता हूँ, तो चले जाते एक बार उनको स्नान करा ही लेते। पाठक जी बटुक पूजा करने लगे। एक महीने बाद कर पाए, पहले तो नहीं कर पाए। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रही थी कि मतलब उस समय किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। बाद में उस डेंट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्मण नाराज है, अभिमुक्तेश्वरानंद साधु संत समाज नाराज है। इसीलिए जो बात बाहर हो रही थी वो बात बाहर से उठ के विधानसभा के अंदर आकर योगी आदित्यनाथ ने कह दी कि हर कोई अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिखेगा, नियम का पालन नहीं करेगा तो कार्रवाई होगी। उस योगी आदित्यनाथ को आप समझिए कि बीजेपी पूरी, अगर योगी आदित्यनाथ को हटाती है तो पूरी व्यवस्था उसको करनी पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ को हटाने से सिर्फ हिंदू कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश का क्या करना है ये देखना होगा। पूरे उत्तर प्रदेश को देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है ये बहुत रिस्की है, शायद ये रिस्क नहीं लिया जाएगा। चुनाव परिणाम के बाद भले वो एक्सपेरिमेंट हो जो अमूमन ये लोग करते हैं। भाजपा रिस्क लेने वाली पार्टी, और वो भाजपा जिसकी पूरी कमान 2014 के बाद लगभग मोदी और शाह के हाथ में है, क्योंकि वो यूपी है, कुछ भी कर सकते हैं। यूपी है वो, इसलिए कोई मतलब नहीं है करने को, वो कमजोर नहीं है। क्योंकि अभी देखिए नीतीश कुमार सियासी तौर पे बहुत कमजोर हो चुके थे। चुनाव के पहले हम लोग, तो मैं वहां थी बिहार में ग्राउंड पर, तो खुलकर अपने व्यूवर्स के सामने कहती थी कि ये आखिरी चुनाव है और इसके बाद वो सीएम नहीं बनेंगे। लेकिन वो 202 सीटें आ गई तो फिर बीजेपी वहां रिस्क नहीं ले पाई। 3 महीने बाद का हश्र सबको पता है। देखिए, तो चुनाव जीतने के लिए बीजेपी रिस्क नहीं लेती है, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो चुनाव के पहले योगी को हटाना मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे महाराष्ट्र देख लिया आपने। हाँ, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े लेवल का एक्सपेरिमेंट हुआ। राजस्थान देख लिया आपने, मध्य प्रदेश देख लिया आपने, हरियाणा देख लिया आपने। अगर वो ये रिस्क नहीं ले सकते वाली बात होती तो फिर कोई विवाद ही नहीं होता, चर्चा खत्म हो चुकी होती। अगर योगी आदित्यनाथ
इस कदर मजबूत नहीं होते तो कोई एक तो सरेंडर कर गया होता ना। हम कहते हैं चलिए वो रिस्क नहीं लेंगे, नहीं रिस्क लेंगे तो योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री हैं, खत्म हो गई बात, चर्चा ही नहीं है फिर किसी चीज की। देन व्हाई आर दे आर प्रैक्टिसिंग कि वो उनका डीजीपी नहीं बनने दे रहे हैं, मुख्य सचिव नहीं बनने पे दे रहे हैं, अपने मन के मंत्री बना रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के नाम पर एक टिकट भी नहीं दे चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है क्या यूपी में? कोई फेरबदल? रहे। मंत्रिमंडल या चंडू खाने की खबर है ये। नहीं, मैं ऐसे पूछ रही हूँ नहीं, क्या कुछ नहीं। कोई आप- एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये जितना कुछ अभी बीजेपी के इर्द गिर्द दिख रहा है, जिसमें मैं कास्टिज्म पे भी बात करी थी कि ब्राह्मण नाराज हैं, ठाकुरवाद का एंगल आपने बताया है कि वो एक योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगते रहा है कि वो ठाकुरवाद को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, ज्यादा भर्तियों में उनकी भूमिका होती है, ये सब चीजें। इससे बीजेपी एंड में आके, मतलब अब चुनाव 1 साल नहीं बचा है, कुछ महीने हैं, तो वैसे सिचुएशन में बीजेपी क्या क्या एक्सपेरिमेंट अभी कर सकती है जिससे एक एक्सपेरिमेंट कर दिया है उसने, हम्म, पिछड़े को अध्यक्ष बना दिया है, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बना ठीक। दिया है। कुर्मी जाति से जिनका ताल्लुक है। ब्राह्मण नाराज हो चुके, हम्म, उनको मनाने की कोशिश में संगठनात्मक जो फेरबदल हो रहे हैं उसमें कोई एक आधा ब्राह्मण किसी बड़े पद पे ले आया जाएगा। आप अगर बात करें कि एक मंत्रिमंडल, अब जबकि मेरे ख्याल से कितना 300-350 दिन बचे होंगे चुनाव होने में, इस दौरान अगर किसी मंत्री को लाना है तो ध्यान रखिएगा, अगर 3 से 4 मंत्री बने, 5 मंत्री बने तो ब्राह्मण एक ही होगा, ठाकुर एक भी नहीं होगा, और जितने भी होंगे ज्यादातर पिछड़े होंगे, शायद एक आधा कोई दलित। तो ब्राह्मण को तो वहां पे उनकी नाराजगी खत्म करना जरूरी है। फॉर ग्रांटेड है ब्राह्मण, अभी भी बीजेपी के लिए फॉर ग्रांटेड है ब्राह्मण। क्या कर दिया ब्राह्मण के, अभी भी के क्या मतलब, अभी क्या कर दिया उन्होंने? नहीं, अभी इस बार हुआ कि बीते कुछ महीनों में क्या हुआ? ब्राह्मणों की नाराजगी बहुत खुलकर सामने आई। डांट कर बैठाल दिए गए, हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ डांट कर बैठाल दिए गए, फॉर ग्रांटेड है, कहाँ जाओगे? कि प्रदेश अध्यक्ष जिनकी जाति कुर्मी है, उन्होंने भी बोला कि इस सब की जरूरत नहीं है, जबकि अरे तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने खुद कुर्मी समाज की बैठकें की हैं, हाँ, और बात केवल ब्राह्मणों की बैठक की थोड़ी ना है, बैठक तो लोधियों की भी हुई है, बैठक ठाकुरों की भी हुई है, बैठक कुर्मियों की भी हुई है, और बैठक ब्राह्मणों को डांटने के बाद बैठक धोबियों की भी हुई है, सब तो फिर जातियों की। बीजेपी यहाँ क्यों रिस्क ले रही है? बीजेपी को लगता है कि ब्राह्मण सवर्ण उसका कोर वोटर है, सवर्ण, और उसमें भी ब्राह्मण, अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है हमेशा से, तो फिर इस बार बीजेपी क्यों ऐसा रिस्क ले जा रही है? मतलब नाराजगी उठाने की हिम्मत है बीजेपी में अभी फिलहाल? आपको क्या लगता है योगी 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 जो चलता रहता हाँ, है हाँ, कि योगी आज हटेंगे, आज कल हटेंगे, आज हटेंगे, कल हटेंगे, आपको लगता नहीं वो आंच में एक चीज पका रहे हैं, देख रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं? तो आपको लगता है कि 4 महीने 3 महीने पहले जो ब्राह्मण वाला विवाद हुआ वो 2 मिनट में खत्म कर देंगे? वो ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में भयानक नाराज है, लेकिन उसको मालूम है कि हम फॉर ग्रांटेड हैं। कहाँ जाएगा ब्राह्मण? ब्राह्मण शिफ्ट नहीं हो सकता। कहाँ जाएगा? क्या कभी पिछली बार 89% वोट ब्राह्मणों ने दिया है, सपा को सपा या कोई 1 या 2% दिया है, और सपा का कभी भी ट्रेडिशनल वोट या सिंपैथेटिक वोटर भी नहीं रहा है भाजपा ब्राह्मण, बसपा का रहा है, हाँ, बसपा का रहा है, दलित लेकिन सपा ब्राह्मण को का कॉम्बिनेशन। तो क्या करेंगे? तभी तो धीमे धीमे मायावती को पुश किया जा रहा है, ताकि मायावती उठे, और अगर ब्राह्मण को कोई एक जो ड्रेन चोक हो चुकी है, अगर उसका कचरा हटाना है और इस ड्रेन को फ्री वे देना है, तो कम से कम मायावती की तरफ चले जाएंगे। तो मायावती का रास्ता इसीलिए खोला जा रहा है। मायावती बी टीम है, 100% बी टीम है, और इस चुनाव में वोट काटने वाली सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी होगी। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, लेकिन पब्लिक समझ चुकी है ना? बिल्कुल समझ चुकी है, बिल्कुल समझ क्योंकि चुकी है। आप देखिए कि मतलब एक वक्त में जिसका दबदबा रहा हो, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वोट काटने के लिए ही मायावती को ऊपर किया जा रहा है, ताकि उधर नुकसान पहुंचे और इधर फिर जो सवर्ण वोट है वो एकजुट हो जाए। ब्राह्मण शिफ्ट होगा नहीं तो बहुत होगा। तो जैसे मैं मायावती का जिक्र करी थी कि मायावती पहला टिकट ब्राह्मण को ही उन्होंने दिया, बिल्कुल, तो ये इस तरीके से खेल। और अखिलेश यादव ने गिन चुन के अगर कस के ब्राह्मण दे दिया तो क्या होगा? हाँ, वो भी समझना है मुझे, ठीक है, बस क्योंकि नहीं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे एक दिक्कत है, उनकी नहीं वो सॉफ्ट है, वो हाँ। कब हार्ड थे? समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ कब हार्ड थे? ठाकुरों से फिर भी थोड़ा सा हार्ड रहती हो, लेकिन ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणों के लिए कभी कुछ कहीं नहीं, कहते ही नहीं कुछ ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण कहते ही नहीं कि करते भी नहीं है। उनको मालूम है ब्राह्मण हमारे पास आता नहीं है किसी भी सूरत में, चाहे बीजेपी से जितनी नाराजगी, कितनी नाराजगी हो। यही बात तो क्या हम और आप यहाँ बैठ के एक पॉडकास्ट पर ये बात कर रहे हैं, बीजेपी का कोर
थिंक टैंक बैठ के ये बात नहीं करता बिल्कुल होगा। करता होगा, कहाँ जाएगा बिल्कुल। यार, ये जाने दो, रहने दो, अभी 2 मिनट में पैर छू लेंगे और अभी 4 बातें कर लेंगे, एक ठो पद दे देंगे, अभी सब संट हो जाएंगे। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया? ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण का डिप्टी सीएम बनते ही ब्राह्मणों की सारी समस्याएं खत्म हो गई और बाद में पता लगा ब्राह्मण तो नाराज ही है। अभी तक नाराज है। अभी तक नाराज है, काम नहीं हो रहा है। सिर्फ ब्राह्मण तो मुखर होकर बाहर आ गया। 2024 का जो लोकसभा आ रहे, बताए ना किस कार्यकर्ता का काम हुआ है, बताए। मंत्री काम करा लेगा क्या? नहीं, जाइए जेन्युइन काम करा के दिखाइए। ये तो ओपन बातें हो गई हैं। हाँ? कि कोई मंत्री अपना काम, विधायक एकदम खुलकर सामने आ गए थे कि हमारा काम नहीं होता नहीं है। होता है काम। हरीश द्विवेदी जो सांसद बस्ती के थे, अपने ही कमिश्नर और डीएम के साथ के खिलाफ धरने पर बैठे थे। डीएम श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री थे, वो ऊर्जा मंत्री ट्वीट करके बताते हैं कि मथुरा की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक कर दी जाए। तो ऐसे क्या मतलब, योगी जी को परेशानी है या उधर दिल्ली को परेशानी है ब्राह्मणों से? यूपी के ये मामला आया कहाँ से? यूपी के ब्राह्मणों से दिल्ली को क्यों दिक्कत है? तो योगी जी को ही दिक्कत है। वो योगी जी की जो पूरी कोटरी है, हाँ। उसने ठाकुरवाद इतना होगा कुछ तभी तो फैल रहा अच्छा, ये है क्या? ये फैक्ट है? हाँ, फैक्ट है कि ठाकुरवाद है वहां पे? 100%। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों? क्योंकि परसेंटेज में तो आई थिंक ब्राह्मण ज्यादा है और हाँ, 89% ब्राह्मण दे रहे हैं वोट बीजेपी के। हाँ, ब्राह्मण है करीबन 10%, मान लीजिए, कुछ लोग कहते हैं 12% भी है। हाँ, वही 10 से 12 ब्राह्मण ठीक ठाक है। हाँ, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। तो उसका ये मानना है ब्राह्मण कहीं जाएगा नहीं। जैसे बनिया के बारे में कोई बात ही नहीं होती, बनिया कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बनिया कोई बात ही नहीं होती। तो बनिया को दिखाई देता है मोदी और शाह। जिस दिन मोदी जी ने खुद को फेस बना लिया इतने योगी और शाह वाले झंझट में, उस दिन योगी जी पर फैसला हो सकता है। चुनाव से पहले? चुनाव तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा ही नहीं जाएगा। कभी लड़ा गया है? नहीं, इस बार भी नहीं लड़ा जाएगा। नाम अनाउंसमेंट नहीं होगा कि यही नेक्स्ट सीएम? कोई नहीं होगा। पिछली बार था क्या? नहीं, इस बार भी पिछली बार भी चुनाव से पहले, मतलब इस बार की तुलना में मुझे लग रहा है कि कम नाराजगी थी इंटरनल पॉलिटिक्स में, लेकिन इस बार शायद पिछली बार की तुलना में, 2021 में चुनाव था, हाँ, 21 की तुलना में ज्यादा है, 22 में, हाँ 22 की तुलना में ज्यादा है इस बार। चेहरा तो नहीं बनाएंगे उनको, चेहरा नहीं बनाएंगे। तो फिर डर नहीं लग रहा है कि अगर 2024 क्यों डर लगेगा? 2024 मोदी के नाम पे वोट देंगे लोग, मोदी के नाम पे। सारा चुनाव तो मोदी जी जीतते हैं ना। कौन सा चुनाव भाजपा ने किसी और के नाम पे जीत लिया है? सब मोदी जी तो दिलवाते हैं चुनाव, सब मोदी जी तो जितवाते हैं, तो मोदी जी के नाम पे लिया जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं होने जा रहा है? 100% होगा। अगर देखिए, ब्राह्मण नाराज है, हाँ। लोध की भी नाराजगी है, नाराजगी कुर्मी की भी है। ये जाएगा किस तरफ, अभी विकल्प नहीं तय हुआ है। तो ये वैसा ही है कि 2009 में जब यूपीए के CWG, 2G, 3G, कोलगेट जितने घोटालों से लोग नाराज हो गए थे, तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम आया। उस समय रामदेव ने कहा कि केवल 100 का नोट होना चाहिए, 500, 1000 का नोट ही नहीं होना चाहिए। अन्ना नाम का एक व्यक्ति आंदोलन पर बैठा, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, ये सारे लोग बैठे, और जनता को अचानक एक विकल्प नजर आया जो था ही नहीं कहीं। अचानक उसने किसी को नहीं चुना, उसने एक नई पार्टी को चुन लिया। तो जब जनता के पास विकल्प नहीं होता है तो एक नया विकल्प खुद ब खुद पैदा होता है। इसीलिए कहते हैं वोट और पानी, इसमें कोई फर्क नहीं होता, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। वी हैव टू वेट फॉर सम मंथ्स। मतलब कुछ नया होगा, कुछ नया होगा, कुछ नया होगा। आप आज बैठ के सिंपल ही नहीं कह सकते ये। और अगर, ठीक है, हाइपोथेटिकली बातें हैं, लेकिन अगर योगी जी को चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में हटा दिया जाता है, चुनाव के पहले नहीं हटाया जाएगा, ठीक है, तो चुनाव के बाद ही हटा दिया जाता है, फिर उनकी पॉलिटिक्स, सेंट्रल पॉलिटिक्स करेंगे, जैसे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, वैसे करेंगे, खट्टर साहब। हाँ हाँ हाँ, वैसे करेंगे। तो एक हाइप आ रहा है कि सीधे नरेंद्र मोदी से तुलना, और एक पूरा परसेप्शन तैयार हो रहा है। सीट कितनी आती है बीजेपी की, इस पे सब कुछ निर्भर करेगा। इस पे सब निर्भर करेगा, इस पर निर्भर करेगा। और उसके बाद हम उनके पास 2 साल का वक्त और होगा, क्योंकि 2029 में चुनाव होना है। तो 2 साल किसी चीज को पकाने के लिए भी ठीक है,
किसी को गर्म करने के लिए भी ठीक है, हम्म। और 2 साल किसी चीज को ठंडा करने के लिए भी काफी है, चाहे जो चुनाव परिणाम चाहे हो। जो परिणाम हो। चुनाव परिणाम हो। तो चुनाव परिणामों पर हम्म, काफी कुछ निर्भर है, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना लेकिन आपको नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। हाँ वही मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा रिस्क लिया भी जाता है तो वसुंधरा राजे के बारे में भी एक बार में मेरा परसेप्शन हुआ करता था कभी कि नहीं, वसुंधरा राजे तो बहुत बार अरे भी तेवर वाली कल्याण हैं। सिंह नहीं रहे, कल्याण सिंह नहीं रहे, लेकिन इन तीनों में हेमंत किसी ने बिस्वा रिस्क, आ गए। हाँ इन लोगों ने रिस्क नहीं लिया, इसलिए लग रहा है वसुंधरा राजे ने, शिवराज सिंह चौहान ने। कैसा रिस्क? जैसे कि वसुंधरा राजे को लेकर बहुत ऐसी चर्चा चलती थी कि अगर उन्हें बीजेपी हटाने का रिस्क लेती है तो एक तो सबसे पहले राजस्थान में वो पार्टी तोड़ देंगी, पार्टी 2 फाड़ में हो जाने वाली है, फिर वो नई पार्टी अपनी बना सकती है, बट वो एकदम शांति हो गई। मैंने कहा ना, हाँ। वसुंधरा राजे, खट्टर और शिवराज, ये तीनों मिलके भी योगी नहीं है। हाँ यही मुझे भी समझ हाँ, तो मैं वही आपसे कह रहा हाँ, हूं हाँ, हाँ। कि जिस दिन वो पूरी व्यवस्था बना लेंगे उस दिन योगी पर फैसला करेंगे। इसीलिए कह रहा हूं सीटों का इंतजार करिए, चुनाव के क्या पहले योगी के पास भी कोई बैकअप प्लान है? योगी अपने आप में खुद बैकअप है, हिंदुत्व का चेहरा है, सबसे बड़ा आपका एजेंडा हिंदुत्व है, और वो तो गोरक्षपीठ के महंत भी हैं, भगवा वस्त्रधारी भी हैं, और सीएम भी हैं जिन्होंने बुलडोजर बाबा का टाइटल भी लिया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में पक्के हैं और हिंदुत्ववाद पर ही बात करते हैं। वो अपने एजेंडे से किनारे नहीं है, तभी तो फैसला नहीं हो पाया, वरना ये फैसला हो नहीं सकता। क्योंकि हम ऐसे चेहरे को छेड़ने जा रहे हैं जो चेहरा हिंदुत्व का चेहरा है, जो बीजेपी की कोर पॉलिटिक्स तो वो उस चेहरे को एक बार उन्होंने टेस्ट कर लिया लोकसभा चुनाव में और गच्चा खा गए गच्चा। तो उन्होंने इंतजार किया कि चलो विधानसभा में देखते हैं। अखिलेश का परफॉर्मेंस रिपीट हो सकता है 2024 मैंने कहा कि वाला। अखिलेश 2024 के विनर हैं, उत्तर प्रदेश के सुपर डुपर हिट विनर है। अगर बीजेपी की ये कलह ऐसे ही तस्तरियों में सजती रही और जिस कलह में 2024 खोया है, अगर उस तरीके की कलह मची रही तो वो जो कलह है उसका लाभ किसी को मिलेगा तो अखिलेश यादव को मिलेगा। चांसेस हैं इसके? बिल्कुल है, पॉलिटिकल चांस का ही खेल है। पॉलिटिकल हमेशा चांस का खेल है, कौन किस चांस बैठ जाए, किस तरफ क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा। जिस रिदम में अभी अखिलेश यादव चल रहे हैं, क्या वही कंटिन्यू रहा तो वो कुछ कर लेंगे या और एक्सपेरिमेंट की जरूरत है अभी उन्हें कास्ट एंगल से? मतलब एक तो उन्होंने पीडीए जो खड़ा किया है वो तो है ही है। कास्ट एंगल में कितने यादव टिकट दिए थे अखिलेश यादव ने? बट अब थोड़ा यादव से अलग भी बढ़ रहे हैं ना। अरे यादव कहाँ जाएगा अखिलेश यादव से? तो वही वाली उसको मालूम है कि यादव नहीं, यादव इतनी जल रहा है, यादव इंटैक्ट कॉम है मुलायम सिंह के यादव के जमाने से। मैं 2 प्रदेश में यादव को देखी हूँ, बिहार में लालू प्रसाद यादव, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। मैं इस बार के चुनाव में भी लोग कह रहे थे कि यादव में, यादव नहीं टूट सकता। यादव को मैंने हमेशा एक मुश्त 2 चेहरों पर, मतलब मुलायम सिंह यादव एक बार नाराज हुआ जब ज्यादा समाजवादी पार्टी में मुस्लिम होने लगा। ओके, तब यादव को लगा कि यार हमारी पूछ नहीं हो रही है। तो फिलहाल यादव, अखिलेश यादव से मुस्लिम नाराज हैं? यहाँ पे कुछ ऐसी क्यों नाराज होगा? क्योंकि वहां नाराज हैं। कहाँ? बिहार में। बिहार का पॉलिटिकल, बिहार में ऐसा हुआ। बिहार का पॉलिटिकल टेक्सचर अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है। वो लालू की फैमिली से नाराज है। जैसे अभी देखिए ओवैसी को 2 बार के चुनाव में कुछ नहीं होगा, 0 सीट आएगी ओवैसी की। ये पॉडकास्ट याद रखिएगा, आज बता रहा हूँ, ओवैसी उत्तर प्रदेश आएंगे, 0 सीट आएगी। वो ओवैसी वो बिहार का मुसलमान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश। अभी ओवैसी बंगाल, एक बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश कोई प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश पूरा देश है। इस देश के नेशनल मीडिया की हिम्मत नहीं है कि अपनी 5 हेडलाइंस में से 3 हेडलाइन उत्तर प्रदेश की ना चलाए। ये सच है। तो जो खबरें देता हो, जो दिल्ली की सत्ता का रास्ता देता हो, जो भाजपा को भाजपा बनाता हो, सपा को सपा बनाता हो। एक बहुत बड़ी बात कही, उस पे ही थोड़ा सा विस्तार में चाहूंगी, ओवैसी वाली लाइन पे, कि ओवैसी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। और ओवैसी आजकल हर राज्य में घुस के ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे अभी बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ वो हैं, बिहार में उन्होंने 2 चुनाव में एक्सपेरिमेंट, सीमांचल का जो एक इलाका है जहां 70% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में किस मुसलमान के साथ जाएंगे? वो किस मुसलमान के साथ जाएंगे? कौन सा वो मुसलमान? जोन वाइज या अरे जोन छोड़ दिए, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पश्चिम, बुंदेलखंड, अवध, जो लेना है, सेंट्रल यूपी आप ले लीजिए। बताइए कौन सा मुसलमान उनके संग जाएगा? अरे क्यों मुसलमान जाएगा? सबसे ज्यादा जानता है यादव कि हम पीड़ित हो रहे हैं, हम
योगी आदित्यनाथ की सरकार में, मतलब भाजपा की सरकार में। मुसलमान सबसे ज्यादा जानता है कि हम योगी आदित्यनाथ की सरकार थे, हमको इससे निजात कौन दिलाएगा? अखिलेश दिलाएगा। तो मुसलमान बटेगा क्यों? उसको नहीं मतलब है, कोई ओवैसी आए, कोई हैदराबाद से आए, अरे कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए। विपक्षी पार्टियां ओवैसी पे भरोसा क्यों नहीं करती हैं? विपक्षी, हाँ, जैसे अखिलेश यादव हो, या फिर इस बार के चुनाव में तो लालू यादव को चिट्ठी भी लिखी थी ओवैसी ने कि इस बार हमें साथ में चुनाव लड़वा लीजिए। तो वो अखिलेश के भी संपर्क में है। ओवैसी अखिलेश के भी संपर्क में। अगर ओवैसी और अखिलेश में पैक्ट हो गया, हाँ, तो ओवैसी, मतलब अकेले ओवैसी आएंगे और खड़े होकर हाँ, डंका पीट के 4 सीटें ले जाएंगे? हाँ, हाँ, नहीं होगा। लिख लीजिए, नहीं होगा। और जब चुनाव के नतीजे आ जाए तो अपनी इस वाली पूरी बाइट को उठा के अपने यूट्यूब चैनल पे चला दीजिएगा, नहीं होगा। क्योंकि ये बार बार मतलब ओवैसी का ऐसा रुख दिख रहा है कि अब बंगाल के बाद क्या बचा, तो यूपी बचा, कुछ नहीं है। और बंगाल का क्या होने जा रहा है? बंगाल का चलते चलते बंगाल पे भी थोड़ा बात। बंगाल आज भी बात करूंगा तो मुझे थोड़ी ममता ऊपर ही लग रही है। ये मेरा भी है ऐसा मानना। ममता फिर ऊपर लग रही है। लेकिन बीजेपी ने इस बार बहुत एक्सपेरिमेंट किए, चुनाव आयोग वाला एक्सपेरिमेंट। बीजेपी के पास वहां पर चेहरा नहीं है। यही बात, मतलब मुझे भी, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। बंगाल में चुनाव बीजेपी सत्ता में तब आ सकती है जैसे 2014 में मोदी सरकार आई। देश आजाद होने के बाद 2014 की मोदी सरकार पहली एकमात्र सरकार थी जो बिना मुस्लिम वोट के बनी थी। तो अगर बंगाल में एक हिंदू ने यह तय कर लिया कि इस बार वो एंटी मुस्लिम वोट देगा, तब बीजेपी की गवर्नमेंट वहां आ जाएगी। तभी पॉसिबल है, वरना और ये जो एक्सपेरिमेंट ये बैकडोर से किया गया है, हुमायूं कबीर और ओवैसी वाला, हाँ, इससे कुछ होने जा रहा है? क्योंकि 100 से ज्यादा सीटें हैं। अरे ठीक है, मैं 2-3 पॉइंट पे वहां पे कंफ्यूज हो रही हूँ कि एक तो हुमायूं कबीर का आना, ठीक है, वो बैक सपोर्ट कहाँ मिलना है वो आपको पता ही और हमारे दर्शकों को भी पता है। दूसरी बात कि एन चुनाव से पहले आपको भी पता है कि कोई भी प्रदेश का सीएम अपने अधिकारियों के सहारे सब कुछ करता है। बिल्कुल, सारे अधिकारी बदल दिए गए हैं, मतलब कोलकाता से लेके जितने भी बंगाल के आयोग ने बदल दिए हैं। और इस पे ममता बनर्जी ने साजिश और जो भी कहें, लेकिन इन सब का भी असर तो होगा ना। जिस तरीके से बीते कुछ चुनावों में आप चुनावी पैटर्न देख रहे हैं जहां पारदर्शिता को लेकर बहुत सारे सवाल उठते तो हैं। मतलब ममता बनर्जी का ये कहना है कि वो अफसरों को हटा जाने से भारतीय जनता पार्टी नाजायज फायदा उठाएगी, मतलब चुनाव में कुछ गड़बड़ कर सकती है। ठीक है, तो फिर ममता बनर्जी ये भी तो कहती होंगी ना, विपक्ष ये भी तो कहता है कि मशीनों में भी गड़बड़ होती है। हाँ, मशीन का तो आरोप लगते ही रहा है। ये दोनों तरफ के आरोप है। जहां चुनाव जीत गए वहां मशीन अच्छी है, जहां चुनाव नहीं वहां खराब है। जब लगा कि हम हार सकते हैं तो बोलना शुरू कर दे, जब लगा कि हम जीत जाएंगे तो कुछ नहीं बोलना शुरू करते। सिंपैथी भी तो लेते हैं कि अधिकारी बदल दिए, मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा पैर टूट गया, मैं अब चल नहीं सकती हूँ। पिछला चुनाव तो पूरा उस पे निकल गया। ठीक है, मैं चल नहीं सकती हूँ, तो लोगों को समझ में आता है, अरे दीदी क्या बंगाली होने का ही फायदा ममता बनर्जी को मिलता है, या उनका एकदम इकला चलो और वो जो बुलंद लेडी वाला एक वो है, और बंगाल जिस तरीके से एक ममता का दबंग और अकेला चेहरा प्लस जबरदस्त मुसलमानों का जो ध्रुवीकरण है वो ममता को जिताता है। मतलब मुझे लगता है और राज्यों से भी ज्यादा बेहतर तरीके से मुस्लिमों का जैसे योगी उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी नेता के सिरमौर के तौर पर बने हुए और पूरे देश में नाम कमा चुके, वैसे ही ममता बनर्जी मुसलमानों की सिरमौर बन के नया उदाहरण बनती है बंगाल में। दोनों की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एक ही है, दोनों की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ध्रुवीकरण पे है। ये हिंदुत्ववादी है, वो इस्लामवादी है, मुस्लिमवादी है, और ये दोनों, अब आप गौर कीजिए, अगर इधर केंद्र सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री के नाम पर चेहरा आता है योगी आदित्यनाथ का। अगर इंडिया गठबंधन की तरफ आप जाएंगी, उधर बात होती है जब विपक्ष एक होता है तो उसमें एक ही चेहरा नजर आता है कि ममता बनर्जी अगर प्रधानमंत्री बनेगी तो ही लड़ पाएगी। ठीक, सारी पॉलिटिक्स इस तरीके से क्लियर हो जाती है। तो मतलब बंगाल निकाल लेंगे ममता, लगता है मतलब चांसेस यही है। मैं बस यहाँ के ठहरती हूँ कि ममता के कंपेयर में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं। शुभेंदु अधिकारी भी आजमाए हुए हैं पिछले चुनाव के, वहां चेहरे बनेंगे। हाँ। बशर्ते एक बार बीजेपी की सरकार आ जाए, एक बार सरकार आ जाएगी 10 चेहरे बन जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कई राज्यों में तो इन्होंने ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ
चुनाव जीत लिए और फिर उसके बाद हमने चेहरा तैयार कर दिया। हाँ, तो वो तो उसके लिए जैसे यूपी भी उसका उदाहरण था उसके कि चुनाव से पहले कोई ऐसा योगी आदित्यनाथ जैसा कोई चेहरा हाईलाइटेड नहीं था। हाँ, नहीं था। हाँ। नहीं था। उसके लिए एक सत्ता का होना जरूरी होता है, हम्म। एक 5 साल का वक्त होना जरूरी होता है, और जब 5 साल का वक्त पूरा हो जाता है तो कुछ चेहरे बन जाते हैं, वरना ऐसा भी होता है कि गुजरात से एक चेहरा चलेगा और देश का चेहरा बन जाएगा थ्रू उत्तर प्रदेश। ओके, ये भी हो सकता है। सर वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि चुनाव से जुड़ी हुई बातें और भी आगे भी करें। बिल्कुल। तो अगले पॉडकास्ट के लिए मैं फिर से अभी से ही आपको बोल रही हूँ और अपने दर्शकों के सामने प्रॉमिस कर रही हूँ कि बहुत सारी यूपी की ऐसी बातें हैं जो छूट गई हैं, जिसमें हिंदुत्व का कैसे उभार हुआ, मायावती की वहाँ के चुनाव में क्या भूमिका रही, अखिलेश यादव इस बार क्या कमाल करने वाले, ये सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तब तक धुरंधर 1 देख लीजिए, धुरंधर 2 बाद में बनाई जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।